साथियों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं नागरिकता। नागरिकता के संदर्भ में बात करें तो यह संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जरूरी होगा कि हम लोग जब बात करें तो अनुच्छेद और भाग को लेकर के भी साथ साथ चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे हम लोग बात करें नागरिकता के मामले में तो हम वो कहते हैं कि जो भारत में जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें मत का अधिकार है, उन्हें हम नागरिक मानते हैं। लेकिन एक सामान्य तरीके से इसको जानने से बेहतर है कि हम इसकी गहराई में जाकर के नागरिकता को समझें, नागरिकता में जो अमेंडमेंट हुए उसको भी समझें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नागरिकता। जैसे हम लोग किसी अन्य देश राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग हैं। एक होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। अब है कि वो किस राज्य से, किस देश से आ रहे हैं, हमारे विदेशी जो मित्र देश है उससे, या विदेशी जो शत्रु देश हैं उससे आ रहे हैं, ये हमें देखना होता है। जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं वे हमारे विदेशी मित्र होते हैं, और जिनके हमारे भारत के साथ नकारात्मक संबंध होते हैं, युद्ध चल रहा होता है, वो हमारे विदेशी मित्र देश होते हैं। तो जो हमारे विदेशी मित्र देश हैं उनको विदेशी शत्रु देश के जो नागरिक हैं जो हमारे यहां हैं उनसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, और जो शत्रु देश हैं उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। ऐसा अनुच्छेद 22 देखेंगे तो हम लोग को वहां देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में इस बात का जिक्र हमें मिलता है, नजरबंदी को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के। भारतीय संविधान की बात करें तो वहां के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार हमारा संविधान नागरिकों को देता है, और वो विशेषाधिकार जो अधिकार है वो विदेशी को नहीं मिलता। तो कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है। कौन कौन से अधिकार हैं? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में की गई है। अगर ये देखेंगे हम लोग अधिकार के माध्यम में तो अनुच्छेद 15 में ये बातें हमें मिलेंगी जब अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो शब्द है, जो वो जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, मतलब है कि हम जो भारत का नागरिक है उसे जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो जो भारत के नागरिक है उसे अधिकार प्राप्त है कि उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग का या जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में
समता का अधिकार। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। जब उनके नियोजन की बात होगी, इंप्लॉयमेंट की बात होगी, रोजगार की बात होगी, तो वो सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 16 में की गई। इसको हम फिर से पढ़ेंगे तो वहां पे आपका रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं चल रहा हूं तो इसको बताते चलो। तीसरा है वाक्य स्वतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य स्वतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, इत्यादि जो हैं, संचरण, निवास, संचरण मतलब आना जाना, निवास या व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता मतलब जो भारत का नागरिक है उसे अधिकार प्राप्त है कि वह कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी भारत में निवास कर सकता है, कहीं भी भारत में आ जा सकता है, किसी संघ का मेंबर हो सकता है, किसी सम्मेलन में जा सकता है, और उसे अभिव्यक्ति अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण ढंग से। ये स्वतंत्रता उसे मिलती है। अब इसे हम लोग अनुच्छेद 19 में देखते हैं। अनुच्छेद 19 में हमें इस बात को पता चलता है कि स्वतंत्रता कौन कौन स्वतंत्रता मिली हुई है और क्या विशेषाधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिक को। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जो भारत का नागरिक है वो किसी भी संस्कृति को एडॉप्ट कर सकता है या उसे मान सकता है, स्वीकार कर सकता है। वो कोई भी शिक्षा ग्रहण भारत में कर सकता है। ये बात आती है हमें अनुच्छेद 29-30 में मिलते हैं। 29-30 के अंतर्गत हमें ये बातें मिलती हैं। इसके अलावा क्या मिलता है भारत के नागरिक को? संसद एवं लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार। इसके अलावा भी है, मैं इसको थोड़ा सुधार दूं। विधानसभा एवं पंचायत में मतदान का अधिकार। इसे क्या प्राप्त है? लोकसभा में वोटिंग कर सकता है, राज्य के विधानसभा के लिए भी वोटिंग कर सकता है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका, जिसने पंचायत इसलिए मैंने लिखा है कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत मैंने लिखा, सीधा मैंने पंचायत लिख दिया है, उसमें वो वोटिंग कर सकता है। ये अधिकार उसे प्राप्त है। तो क्योंकि लोकसभा में ही वोटिंग कर सकता है, राज्यसभा विधानसभा में ही वो वोटिंग कर सकता है, नागरिक होने के नाते वह राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता, राज्य विधानसभा में कर सकता है और ग्राम पंचायत में कर सकता है। तो वोटिंग यही शो करने हैं, तो इसको अधिकार है, जो कि विदेशी को अधिकार नहीं है। छठा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
संसद एवं राज्य विधानमंडल, संसद, हाँ ठीक, एवं राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार उसे अधिकार प्राप्त है। उसके अलावा आप पंचायत में भी ऐड कर सकते हैं, पंचायत भी ऐड कर लीजिएगा। संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो उसमें चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें भी वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में किसी भी पद के लिए वो चुनाव लड़ने का अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, इसलिए क्योंकि वो भारत का नागरिक है। ये अधिकार विदेशी जो होते हैं, जो विदेशी जो हमारे नागरिक होते हैं, जो विदेश से आए हुए थे, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा सातवां, सार्वजनिक पदों, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार होता है। यही लोग बन सकते हैं जो भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन पद पे जा सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार इनको है, वो भारत के नागरिक को प्राप्त है। ये जो अधिकार की बात मैंने किया, इसके साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, जो इनकम टैक्स देना बोलते हैं, टैक्स पेइंग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा के प्रति अपना कर्तव्य है। ऐसे कुछ कर्तव्य भी नागरिक के हैं और होना भी चाहिए। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। वहां जो जन्म लेगा अमेरिका में वही राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो है वो बहुत सारी स्वयं की शक्तियां होती हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल द्वारा दी गई शक्तियां होती हैं। इसलिए हमें अगर प्राकृतिक रूप से भी अगर ये पद पे जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं संवैधानिक उपबंध। कौन कौन से संवैधानिक उपबंध हमारे यहाँ हैं? संविधान के भाग 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता आता है वो 5 से 11 के अंतर्गत आता है। इसकी चर्चा मैंने किया है, 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और संविधान के भाग 2 में आता है। इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। छब्बीस जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने हैं। इनमें से न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिक से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। यह किसका काम है? संसद का काम है। इसीलिए संसद ने नागरिकता अधिनियम कौन कौन से लागू हुए? नागरिकता अधिनियम 1955, इसके अलावा लागू हुआ था 1955 में नागरिकता अधिनियम। फिर 1957 में संशोधन फिर हुआ इसका, 1955 के बाद 1957 में संशोधन हुआ। फिर इसके बाद 1960 में संशोधन हुआ। इसके बाद 1985 में संशोधन हुआ। इसके बाद 1986 में संशोधन हुआ। इसके अलावा 1992,
2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधन हुआ 1955 में लागू किया गया था और जो लागू हुआ उसके बाद संशोधन 57 में 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 25 साल बाद, फिर उसके 1 साल बाद, ऐसे ऐसे करके संशोधन होता चला गया संविधान में धीरे धीरे, और बहुत सारे संशोधन हुए कि उस समय जो चीजें आई थी उसको लागू किया गया कि इस प्रकार से हम लोग नागरिकता अधिनियम रखेंगे। इसके बाद संशोधन अमेंडमेंट के प्रावधान है तो अमेंडमेंट किए गए हैं। संविधान निर्माण के बाद 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान बना था तो इसके अनुसार 4 श्रेणियों में लोग भारत के नागरिक बने थे। 4 श्रेणियां। पहली श्रेणी कौन? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। तो शर्तें कौन कौन सी हैं? जो पहले भारत का मूल निवासी हो, भारत का मूल निवासी है, और 3 शर्तें में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। तो कौन कौन से शर्त होंगे? पहला, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। माता या पिता में किसी का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी शर्त ये थी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ये 3 शर्तें हैं। किसी एक शर्त पे अगर वो खरा उतरता है, भारत का मूल निवासी है, इसके अलावा ये 3 में से किसी एक शर्त को पालन करता है, तो वह भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये बात जो हुई थी वो पहले जब 1955 जब हमारा नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था तो उसमें इन बातों का जिक्र था, जो कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 यानी कि लगभग अगर 1945 से भी भारत में वो रह रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। या उसके माता पिता, किसी का जन्म भारत में हुआ है, माता या पिता, इसके यदि उसका जन्म भारत में हुआ तो हो ही गया नागरिक। इस आधार पर नागरिकों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, तो इस आधार पर नागरिकों को देखते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय एक बहुत बड़ा दंगा चला था। उस दंगे में भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों को काटे गए थे और पाकिस्तान में भारतीय हिंदुओं को काटा गया था और लोग भाग करके भारत आए थे। उस परिस्थिति में क्या हुआ था कि उसी के आधार पर कहा जा रहा है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, क्योंकि पाकिस्तान 47 में बना, उसके बाद भारत आया हो, पाकिस्तान से
भारत आया हो, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी कोई अविभाज्य भारत, जो पहले अखंड भारत था, जो आजादी से पहले, उस समय कोई यहां रह रहा हो, पैदा हुए हो, माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में, सॉरी, अविभाजित भारत में हुआ हो, एक कंडीशन है। लेकिन पाकिस्तान तो चले गए थे, लेकिन वापस पाकिस्तान से आ गया। वो बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान के भूभाग में उनके जमीन थे, घर थे, सब कुछ थे, तो वही रह गए पाकिस्तान में। जो भारत में जिनकी संपत्ति थी, भारत के बंटवारे में, इस भूभाग में जो यही रह गए। इसके बाद क्या हुआ कि अब वो उस दंगे के कारण, या उनको लगा कि हमें भारत जाना चाहिए, तो उनके दादा दादी या माता पिता में से कोई अगर अविभाजित भारत यानी कि स्वतंत्रता से पहले का भारत में अगर पैदा हुए हो और वो पाकिस्तान से आया हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। यहां पाकिस्तान का मतलब पूर्वी पश्चिमी दोनों पाकिस्तान से है। मैं पिछले क्लास में दिया था तो मैं पाकिस्तान डोमिनियन की बात किया था, तो पाकिस्तान डोमिनियन दो पार्ट में था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी पाकिस्तान है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कहता है और कौन शर्तें वो पूरा करता है, तो फिर आगे होता है कि और दो निम्न शर्तों को पूरा कर रहा हो। तो कौन दो निम्न शर्तें होंगी इसमें भी? यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, 19 जुलाई 1948 से पूर्व वह आया हो भारत में, अपने प्रवसन की तिथि से उसे सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। क्या कहता है कि अगर आप 19 जुलाई अगर पूर्व में आए हैं तो आप नागरिक बन गए, लेकिन अगर इसके बाद आए हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो आपको पंजीकृत तो हो जाएंगे, लेकिन पंजीकृत होने के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। 6 माह भारत में निवास करना होगा। तब आपको नागरिकता मिल जाएगी, पंजीकृत हो जाएंगे आप, लेकिन नागरिकता 6 महीने बाद मिलेगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 6 में की गई है, जिसको हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 6 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, क्योंकि जब भारत का पाकिस्तान भारत के बंटवारे की बात चल रही थी, तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय भारत से, मतलब भारत के भूभाग जो सीमा थी उससे पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे बहुत लोग गए थे कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन उन्हें जब लगा कि नहीं भारत हमें वापस जाना चाहिए, तो फिर वो भारत आने के लिए, तो लेकिन उसके बाद फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। इसे भी क्या करना पड़ेगा कि जब वो एप्लीकेशन दे रहा है, मतलब 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में वह कह रहा है कि मैं भारत में पुनर्वास करूंगा, क्या करूंगी,
तो इस परिस्थिति में वो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उससे 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। भारत में निवास करना होगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में ये बातें कही गई है। चौथा कहता है एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। बात केवल पाकिस्तान की नहीं है। अभी तक हम लोगों ने देखा 2 पॉइंट में भारत पाकिस्तान की बात रही बंटवारे को लेकर के, लेकिन चौथा कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी मतलब भारतीय मूल वंश का हो, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। भारत में पैदा हुए हो लेकिन किसी कारणवश वह भारत से बाहर चले गए और वह भारत से बाहर रह रहा हो, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ब्रिटेन में रह रहा हो, कोई श्रीलंका में रह रहा हो, फिर वह भारत का नागरिक बन सकता है। फिर वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। तो कूटनीतिक तरीके से आप पंजीकरण कराएंगे या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो, तो यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। तो ये अनुच्छेद 8 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 8। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। अच्छा, एक अर्जेंट फोन है, मैं इसको थोड़ा हैंडल कर लूं। दूसरा व्यक्ति, एक तो भारत से व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, दूसरा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, तीसरा व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन फिर बाद में भारत आ गया हो, अब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो यही 4 प्रावधान हम लोग के पास हैं जिसको हम लोगों ने इस के तहत हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो उसी को है कि 4 तरीके से कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, दूसरा जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ऊपर के हमारे ये कहते हैं। तीसरा तरीका व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, वापस आया हो, पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, यहां यानी कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान चला गया हुआ हो और वापस भारत आया हो, तीसरा। चौथा, वह भारत का मूल निवासी हो, भारत के मूल निवासी
है भारत में, लेकिन भारत से हम दूसरे देश में चले गए, किसी भी दूसरे देश में चले गए, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, कहीं चले गए और कहा कि अब हम बाहर रह रहे हैं लेकिन हम भारत का नागरिकता चाहते हैं, तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, मूल निवासी हो और बाहर रह रहा है। यही 4 प्रकार के नागरिकता भारत में मिलती है। 4 प्रकार के लोगों को नागरिकता मिलेगी, 1 2 3 4, जिसको हम लोगों ने 4 खंडों में ऊपर देखा, वही 4 को हमने संक्षिप्त में बता दिया। अब है कि नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान हमारे क्या है, उसको देख लेते हैं। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान, अन्य संवैधानिक प्रावधान। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। आप यहां से बोले कि हम जा रहे हैं, हम वहां की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, जिसे हम लोग मानते हैं, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, संसद चाहे तो, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 1955 में पहली बार बना नागरिकता अधिनियम, लेकिन 1957 में, 60 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में संशोधन किए गए। तो ऐसा है कि अगर कोई संशोधन उसमें होता है, संसद चाहती है कि नागरिकता दिया जाए, कोई ऐसा विधि विधान का निर्माण करे तो दिया जा सकता है। अन्य संसद द्वारा निर्मित विधान के अनुसार इस बार की चर्चा हम लोग अनुच्छेद 10 में मिलता है हमें। तीसरा क्या है, संसद को अधिकार है कि वह नागरिक के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिक के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। यह संसद को अधिकार है। अधिकार है कि नागरिकता देना एवं समाप्ति संबंधी नियम बना सकती है। ये संसद को अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 11 है। यहां लिख दो, साफ दिखेगा, अनुच्छेद 11 में इस बात का जिक्र है। तो हम लोगों ने देख लिया, सब अनुच्छेद की चर्चा हम लोगों ने देख ली। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955।